हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछली क्लास में हमने यूकैरियोटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे। हमने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में समझा था। साथ में हमने सेल होमोजेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि हर ऑर्गेनल सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस सेल को कैसे कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस साइट होता है, राइट। और साथ में हमने ये देखा था कि सेल का होमोजेनाइजेशन कैसे किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूज। आज की क्लास में हम बाकी के ऑर्गेनल्स को डिटेल में समझेंगे, हर ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके इम्पोर्टेंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आज की टॉपिक्स। सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझने के बाद हम ये देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। उसके बाद हम गोल्जी अपैरेटस पे जाएंगे, फॉलोड बाय लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटल सिस्टम। और साथ में एक क्विक रिव्यू भी होगा तीनों लेक्चर्स का। यहाँ पे ये कल के लेक्चर का कुछ मैंने यहाँ पे लगाया है सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि सेल होमोजेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। हम आज भी आपको ये चीज़ बोलेंगे कि आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, जितनी टॉपिक्स आपने पढ़ी है, तो आप इन्फॉर्म कीजिए थ्रू कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस डालिए, वहाँ पे आपको आंसर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे के लेक्चर में भी उसका आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आपकी समझ में नहीं आया था तो। चलिए सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल जो हमने कल पढ़ा था ये सब आपको एक क्विक रिविजन के लिए आज का पॉइंट पे आते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मतलब इनसाइड, राइट। सिस्टम मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, और मेम्ब्रेन मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गेनल्स आते हैं, तो इसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोसोम, वेसिकल और वैक्यूल। अब देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा गया इन सबको। These membranes are continuous with one to other organelle for easy transport of molecule or protein. ओके ये जो प्रोटीन और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है इसको प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहते हैं। प्रोटीन ट्रैफिकिंग एक अलग में पार्ट है जो आपको आगे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग आएगी। प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है। वो भी आज हम जब गोल्जी अपैरेटस को देखेंगे तो देखेंगे कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग में किस तरीके से ये मदद करता है, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ईआर, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोसोम, वेसिकल और वैक्यूल्स, ये सारे आपस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहते हैं। क्यों रहते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं ईआर, ठीक है। यहाँ पे वापस इंडो मीन्स इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मीन्स क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो अगर इसको हम रफली बोलेंगे तो क्या हुआ, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल या फिर मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो डेफिनेशन में लिखा है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है
वो वन ऑफ द मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, अब एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता क्या है, आप लोगों को कोई आइडिया है? देखिए, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के एस्फराजीन अमाइनो एसिड से अटैच किया जाता है। कहाँ अटैच किया जाता है? एस्फराजीन अमाइनो एसिड से। ठीक है, इसको नोट डाउन ऐसे करेंगे, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑलिगोसैकेराइड ओके और कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द एस्फराजीन रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लिंकेज हो रही है, एस्फराजीन के नाइट्रोजन के ऊपर, एस्फराजीन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। क्लियर है? एक बार वापस मैं रिपीट कर दे रही हूँ, नोट डाउन करिए। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑलिगोसैकेराइड which is a carbohydrate is attached to the नाइट्रोजन एटम ऑफ द एस्फराजीन रेसिड्यू। एस्फराजीन रेसिड्यू के नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैचमेंट होती है किसकी? ऑलिगोसैकेराइड यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट की। क्योंकि नाइट्रोजन एटम के ऊपर हमारा एस्फराजीन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर हमारा ये ऑलिगोसैकेराइड लिंक हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर हुआ? तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ये कहाँ हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ का काम क्या है और स्मूथ का काम क्या है, इसको पहले फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं, फिर फोटोग्राफ से आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये कुछ ऐसा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस था, है ना, इसके आउटर मेम्ब्रेन से ही ये फर्दर जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके उससे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है, ये उसके ऊपर से रहता है। देखो, ये हो गया और ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ईआर इसके न्यूक्लियस के साथ कैसे रहता है? कॉन्टिन्यूअस वे में रहता है। ये जो है इसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा प्रोटीन बनाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ठीक है, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है आपके ये रहता है, राइबोसोम रहता है, इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर पे। ठीक है, अभी ये जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन का बायोसिंथेसिस, यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो यहीं पे बनता है। अभी ग्लाइकोप्रोटीन क्या हुआ? ग्लूकोज और प्रोटीन इन दोनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपके रिमेंबर, आप इजी वे में इसको रिमेंबर रख सको, इसके लिए ये बताया है। ठीक है, देखो अब आगे आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि कहते हैं SER, है ना। जो ये हमारा SER है, इसका काम क्या है? ये सबसे पहली बात, ये जो है SER ये आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, ये अलग होता है। जिसे आपको हम फोटोग्राफ अभी जो आपको इमेज बना के दिखाए थे उसमें भी दिखाए थे कि ये जो हमारा सपोज ये जो हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि अटैच्ड है ऑन न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, राइट। पर ये हमारा न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ से हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्टार्ट होता है, तो ये अटैच्ड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिमिलरली जैसे ग्लाइकोप्रोटीन था, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन, वैसे ही ग्लूकोज प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोलिपिड की जो सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। ये जो है लिवर सेल के डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और हमारा जो कैल्शियम स्टोरेज है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपेयर में ज़्यादा कर्व्ड है।
कर्व स्ट्रक्चर क्यों है? इन कुछ प्रोटीन्स के प्रेजेंस की वजह से, जिन प्रोटीन्स का नाम है RTN, DP1, YOP1 और RTN यानी कि रेटिकुलॉन। ओके, ये देखो, ये जो प्रोटीन्स के नाम आपको मैंने बताए हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाओ धीरे धीरे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं। और ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो कि मान लो आपने सोचा नहीं होगा ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको क्या मेमोराइज करना, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही कई बार हमें फंसा देती है, क्योंकि हम तो इसे मेमोराइज करते नहीं है, ये बाद में जाके क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो, जो हमारा रेटिकुलॉन है, DP1 है और YOP1 है, ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा कर्व्ड होता है। ठीक है, इनका क्यों कर्व ज़्यादा होता है? क्योंकि ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, रेटिकुलॉन, DP1, YOP1, इनका जो प्रेजेंस अमाउंट है ना वो हाई है, मतलब हाई अमाउंट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये रेटिकुलॉन, DP1 और YOP1 ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई कर्व स्ट्रक्चर फाउंड ही नहीं होगा, फिर वो कुछ इस तरीके से शीट के जैसे दिखेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ऐसे पेपर रख देता हो ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वैसे दिखेगा। इसका ये जो कर्व स्ट्रक्चर है, जो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कर्व स्ट्रक्चर है, ये ड्यू टू रेटिकुलॉन, DP1 एंड YOP1 प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से है, इन दोनों के भी हायर अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? गुड। अभी देखो एक और पॉइंट, हेपेटोसाइट्स जो होता है उनमें जो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। ये एक पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लो। अभी हम आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से अटैच होता है, कैसे दिखता है न्यूक्लियस के साथ, वो यहाँ पे दिखेगा फिगर में। ये देखो, बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है, जहाँ से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देखोगे राइजोसोम्स भी अवेलेबल नहीं है, जैसे रफ पे है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आप फिगर को भी देख के एक बार रफली समझ सकते हो। ये सारे फिगर्स आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, खुद से बनाना, ताकि फिगर्स याद हो पाए। जो बच्चे ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन करके आए हैं उनको ये पता है कि बायोलॉजी के अंदर फिगर्स, डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इसीलिए डायग्राम्स हमेशा बना के रखना। इससे आपको चीज़ें मेमोराइज करने में, रिविजन करने में आसानी होती है। आप नोट्स पढ़ने बैठोगे उससे बेटर है आप एक बार एक फोटो खोल के देख लोगे, इस यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। एक पॉइंट तो ऐसे ही निकल गया। दूसरा आप देखो इसी फिगर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कॉन्टिन्यूएशन में है विद द न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, राइट। बट जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से टच नहीं होता है, ये उससे अलग रहता है। जैसे ये कॉन्टिन्यूएशन में है वैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इमेज समझाएगी, तो इसलिए डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ, जो कि है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस को सीधी शब्दों में अगर बताया जाए तो पोस्ट ऑफिस होता है। अब देखो पोस्ट ऑफिस क्यों बोल रहे हैं हम, इसके पीछे एक रीज़न है। हम जो कोई भी चिट्ठी पोस्ट करते हैं, कोई भी, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। चिट्ठी को कैसे डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, हमें जिसे भेजना होता है उसका नाम लिख दिया और पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। पोस्टमैन क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो क्या करते हैं, सारे एड्रेस को एक एक करके अलग अलग करते हैं, राइट। अलग अलग करने के बाद जिसके एड्रेस पे जो चीज़ें भेजी गई, मतलब जिसके एड्रेस पे जो चीज़ें भेजनी है वो अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑफिस भेजता है। तो गोल्जी अपैरेटस भी पोस्ट ऑफिस के जैसे काम करता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये प्रोटीन के केस में पोस्ट ऑफिस कहा गया, मतलब सारी प्रोटीन्स यहीं पे आती हैं। यहीं पे प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन को पैकेज किया जाता है और प्रोटीन को उनके जो भी
पार्ट्स हैं जहां उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आ रहा होगा कि जैसे हम तो कोई लेटर भेजते हैं, किसी को कुछ भी कुरियर करते हैं तो वहां पे एड्रेस लिखते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है आपने बताया, तो अब ये कहाँ से गोल्जी अपैरेटस को पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन को कहाँ भेजना है, कौन सा ईआर का प्रोटीन है, कौन सा न्यूक्लियस का प्रोटीन है, कौन सा साइटोप्लाज्म में रहना है। तो हर एक प्रोटीन के पास ना उनका एक ऐसा उनके पास एक ऐसी सेल्स की सिग्नलिंग होती है, ठीक है, उनके पास एक ऐसा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंडिकेटर होते हैं, जो कि बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल के प्रोटीन है। तो गोल्जी अपैरेटस हमारा क्या करता है, उन प्रोटीन की छटाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है। जैसे हम चिट्ठी कुछ भेजते हैं, कोई भी लेटर भेजते हैं, जैसे कुरियर करने जाते हो आप, तो जो भारी भरकम चीजें होती है उसको कुरियर वाले क्या करते हैं, उसको और अच्छे से रैप अप करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन को भी मॉडिफाई किया जाता है, उसकी पैकेजिंग होती है और देन उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, देखो जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है वो कैसे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके कॉन्टिन्यूएशन में ये आपका ईआर हो गया। ईआर के जस्ट बाजू में ये देखो, ये पूरा हमारा गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, इसमें 3 नाम आपको दिख रहे होंगे, एक तो सिस गोल्जी है, एक मेडियल गोल्जी है, एक ट्रांस गोल्जी है। तो जो सिस गोल्जी है, सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोटीन आता है, यहाँ उसका मॉडिफिकेशन होता है और यहाँ पे आकर के जो फाइनल मॉडिफिकेशन है वो होता है, और इसके बाद यहाँ से प्रोटीन को आगे उसके डिजायर्ड लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक आपको दिख रहा होगा, गोल्जी अपैरेटस का मेन काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। राइट, जैसे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था आपका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है ये क्या करता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अब क्योंकि आपको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पता है, तो क्या कोई आइडिया है कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, कोई आइडिया है आपको? देखो अब हम बताते हैं आपको। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी ना एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है एस्पराजीन से नहीं बल्कि सीरीन या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड से के ऑक्सीजन एटम से अटैच होते हैं। यानी देखो अब इसको इजी वे में समझो, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट इज अटैच टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑन सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू ऑफ अ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के, जैसे हमने ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा, वहां पे मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा था, एस्पराजीन के एन मतलब नाइट्रोजन एटम के ऊपर, राइट। अभी यहाँ क्या हो रहा है, एन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में एस्पराजीन रेसिड्यू का यूज नहीं हो रहा है, हम किसको यूज कर रहे हैं, सेरीन या थ्रियोनिन, उसके भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है हम लाइक थ्रियोनिन या फिर एस्पराजीन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसके ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ सीरीन और थ्रियोनिन, इसीलिए इसको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा गया है। क्लियर, अभी आपको समझ में आया ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन, मेन फंक्शन जो है गोल्जी अपैरेटस का है कि ये ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करता है। दैट मीन्स ये सीरीन या फिर थ्रियोनिन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट करता है। क्लियर, अभी देखो जैसे ये सिस गोल्जी का यहाँ पे इमेज है, मेडियल गोल्जी का इमेज है, ट्रांस गोल्जी का इमेज है। इससे आपको देखने में एक चीज पता क्या चल रही है, पता है, जो हमारा सिस गोल्जी है वो इस तरीके से है, ट्रांस गोल्जी ऐसे है, और जो मेडियल गोल्जी है वो सीधा सीधा है ना। अब देखो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो इस गोल्जी अपैरेटस के जो ये 3 डिफरेंट पार्ट है ये करते क्या है। देखो सबसे पहले आते हैं सिस गोल्जी की तरफ, ठीक है, आप फोटो में देख के इजीली समझो। सिस गोल्जी जो है इसको देखो, इसका शेप कैसी है, कन्वेक्स शेप है ना, इस तरीके की शेप है, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स शेप का है। अब इसको सिस गोल्जी को फॉर्मिंग फेस और सिस फेस भी कहते हैं, ठीक है। आप और ये जो है ईआर से प्रोटीन को डायरेक्टली रिसीव करता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ईआर के नजदीक कौन है, सिस गोल्जी है। आपको ये फोटो देख के कैसा लग रहा है, लग रहा है ना बोरी के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर बोरी ऐसे रखी गई है। इसका जो गोल्जी अपैरेटस का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ना, ये बिल्कुल सैक ऑफ स्टैक्स के जैसे लगता है। जैसे सैक मतलब
एक के ऊपर एक रखना, और स्टैक हम बॉडी को कहते हैं। जैसे बॉडी को कैसे आप एक के ऊपर एक अरेंज करते हो, बिल्कुल वैसी ही अरेंजमेंट हमारे गोल्जी अपैरेटस की भी है, जिसमें जो सिस गोल्जी होता है वो कौन से शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास होता है, इसलिए ये प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली रिसीव करता है। ये सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं मेडियल गोल्जी। मेडियल गोल्जी का बेसिकली काम क्या है, मेन फंक्शनल एरिया है ये गोल्जी अपैरेटस का। यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, मतलब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हमने कर दिया। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज का ग्रुप है उसका एडिशन होता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, जब प्रोटीन के ऊपर, किसी भी प्रोटीन के ऊपर जब हम शुगर ग्रुप को ऐड करते हैं उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। जब हम सीरीन या फिर थ्रियोनिन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, शुगर को ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर है। तो मीडियल गोल्जी में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही है। प्रोटीन हो गया मॉडिफाई, यानी कि सिस गोल्जी में चिट्ठी रिसीव हुई, चिट्ठी रिसीव होने के बाद वो मीडियल गोल्जी में गई जहां पे छटाई की गई कि कौन सी चिट्ठी कहाँ पे भेजनी है। उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होगी ट्रांस गोल्जी में, यानी कि डाकिया के पास आएगी। अब डाकिया देखेगा किसका एड्रेस है, उसके घर पे जाके डिलीवर करेगा। आप देखो कैसे काम हो रहा है आगे। जो ट्रांस गोल्जी होता है उसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं या फिर फेस कहते हैं। ये कनकेव शेप का होता है। जो हमारा सिस गोल्जी था ये कैसा था, कन्वेक्स शेप का था, और ये कैसा है, कनकेव शेप का है। ठीक है, ट्रांस गोल्जी का काम क्या है, ट्रांस गोल्जी का काम है प्रोटीन सॉर्टिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये मैच्योर फेज होता है, ये सबसे मैच्योर फेज होता है। अब ये तीनों का क्लियर है, सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी क्या करता है, ईआर से प्रोटीन लेता है। मीडियल गोल्जी में वो मॉडिफिकेशन होता है थ्रू एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रांस गोल्जी में प्रोटीन जा करके उसकी शॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन सिक्रेशन, जो भी कह लो, इन चारों को बेसिकली, ये चारों गोल्जी अपैरेटस के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। क्यों, क्योंकि यही काम बेसिकली इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बना देता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम ये देखो, ये आपके लिए लिख भी दिया गया है कि कौन से जो गोल्जी के जो मेन 3 पार्ट्स हैं, सिस गोल्जी, मेडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी, इनका काम क्या क्या है वो यहाँ पे आपको नोट्स के लिए लिख दिया गया है, सो दैट आप देख सको। ठीक है, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, जो हमने आपको बताया, वो आप आगे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, अब ये देखो। लाइसोसोम को ना सुसाइडल बैग्स कहते हैं, सुसाइडल बैग्स, समझ रहे हो, सुसाइडल बैग्स कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर होता क्या है पता है, लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, ये उन फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर आया, जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, कि उसका डाइजेशन कर जाता है, सेल मतलब ये उसको डाइजेस्ट कर जाता है, डिग्रेड कर देता है, यानी तोड़ फोड़ देता है। ठीक है, या फिर सेल का ही कोई अपना ऑर्गेनल जो कि नॉन फंक्शनल है या यूजलेस है, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेस्ट करने के कारण ही इसका नाम क्या रखा, सुसाइडल बैग और गार्बेज डिस्पोजल बैग। ठीक है, लाइसोसोम का जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है हमेशा, जो कि 4.5 से 5.5 के बीच में ही मेंटेन्ड रहता है। ये मेंटेन्ड रहता है क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किस एंजाइम की वजह से रहता है पीएच, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूएशन में पूछा जा सकता है आपसे कि एक तो ये सवाल बनता है कि जो हमारा लाइसोसोम है उसका पीएच क्या है, उसका पीएच एसिडिक है, कितने से कितने के बीच में होता है, तो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। ये एसिडिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनसाइड द लाइसोसोम। ठीक है, ये जो एसिडिक पीएच है लाइसोसोम के अंदर, ये मेंटेन किया जाता है प्रोटीन पंप के
थ्रू, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पंप कैसे काम करते हैं ये फर्दर जब आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ोगे वहाँ पे इन डेप्थ आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे काम होता है। क्लियर है लाइसोसोम पूरा, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आया एंडोसोम। देखो एंडोसोम क्या है, एंडोसोम को भी हम अभी समझ लेते हैं। एंडोसोम क्या होता है, देखो एंडोसोम जो है एंडोसाइटोसिस में काम आता है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल है उसको, उसका इंटरनलाइजेशन मतलब जैसे अमीबा को देखा है, अमीबा कैसे खाना खाता है, अमीबा ऐसे खुल आता है खाने के पास, ऐसे अचानक से उसको एनगल्फ कर लेता है और खाना उसके अंदर, बिल्कुल वैसा ही काम होता है। देखो यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाया गया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको देखा, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। जैसे हम वो वाला गेम नहीं खेलते थे, पैक पैक वाला, जिसमें आता था, एक गेम आता था जिसमें ऐसे ऐसे करके खा जाता था सब, चिमटा जैसा बना होता था, वो खा जाता था, बिल्कुल उसी तरीके का ये अपना बना लेता है। और इसके अंदर ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हमारा एंटर कर गया। जैसे ये एंटर किया, ये जो है जैसे एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये एक स्मॉल वेसिकल में क्रिएट हो जाता है ना। ये फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है और उसके बाद वेसिकल को छोड़ देता है, तो वेसिकल एंडोसोम बन जाता है, ये देखो, है ना, जिसके अंदर हमारा फॉरेन पार्टिकल है। अब ये अकॉर्डिंगली फॉरेन पार्टिकल आ गया एंडोसोम के अंदर, ठीक है। अब ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ देता है, तो अलग हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ अलग है और एंडोसोम जो है ये फॉरेन पार्टिकल लेके अलग हो गया। क्लियर है, गुड। एंडोसोम को जो है हम एंडोसाइटिक वेसिकल भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। अब आइए पेरोक्सीसोम क्या होता है। ये ना सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, ये स्मॉल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन में काम आता है। किसके ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखो, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को जो है वो डिग्रेड भी करता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट मतलब आरओएस। आरओएस क्या होता है, आरओएस का नाम आपने प्लांट बायोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा, अगर 11th-12th में आपने जब बायोलॉजी पढ़ी है वहाँ पे एक पढ़ा होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, वो यही है आरओएस। जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हम बोल देते हैं ना, हमें जैसे घाव वगैरह हो गया तो क्या होता है, इन्फेक्शन लग गया, क्या होता है, बॉडी इसको रिकवर करने का पूरा कोशिश करती है ताकि बॉडी का बाकी कोई पार्ट प्रॉब्लम में ना आ जाए, राइट। तो आरओएस बेसिकली क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये वैसे ही एक टॉक्सिक कंडीशन है, तो इस कंडीशन से बचाने का काम कौन करता है, पेरोक्सीसोम करता है। इसका एग्जाम्पल है जो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इनसे कैसे बचाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और ऑक्सीजन रेडिकल्स। ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन रेडिकल्स को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रेडिकल्स को कन्वर्ट कर देता है और इस जो है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा देता है, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो जो स्पेशल टाइप की पेरोक्सीसोम है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोसोम, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, सॉरी ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं किसको, स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सीसोम्स को कहा जाता है, ठीक है। देखो इनका काम क्या है ग्लाइऑक्सीसोम का, ग्लाइऑक्सीसोम बेसिकली जर्मिनेटिंग सीड में होता है। जर्मिनेटिंग सीड मतलब जो सीड अभी अभी जर्मिनेट होने की कंडीशन में आया है, ये क्या करता है, फैटी एसिड को, लिपिड को, फैटी एसिड और लिपिड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी के लिए, ठीक है। फैटी एसिड को सीधा सीधे भाषा में समझो तो शुगर में, कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है, फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और देखो अभी एक और पार्ट, जब पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम को मिला दोगे तो क्या बनेगा पता है, माइक्रो बॉडीज बनेंगे, माइक्रो बॉडीज, ठीक है।
ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी। एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको पूरा लेक्चर फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा। इसीलिए अपने नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और एक और बात, अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे जो हमारे पास नोट्स हैं वो चाहिए, तो ये बात आप नोट डाउन करो कमेंट में। अगर बताओ, अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको नोट्स प्रोवाइड की जाए, तो हमारा जो वेबसाइट है बायोटेक एसेंस का, वो जो अभी वो अंडर प्रोसेस है, वो भी बन ही रहा है। जब वो वेबसाइट बन जाएगा तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो जो चीज़ें आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स मेरे, तो वो वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे वेबसाइट पे, इफ़ यू आर वांटिंग इट। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो वेबसाइट बन जाएगा, तो हम आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे कि वेबसाइट बन गया है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं पेरोक्सीसोम पे। तो क्लियर है पेरोक्सीसोम जितना बताया? चलिए सेंट्रोसोम देखते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में भी ज़रा देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम जो होता है ये एक ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में नहीं है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है, ये इकलौता नहीं, ऐसे तो और भी ऑर्गेनल ऑल दो मिलेंगे आपको, लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में अवेलेबल नहीं होता है। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है। क्यों होता है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में अवेलेबल नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज कर गए और प्लांट सेल डाल के आ गए वहाँ पे ऑप्शन में, तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। अब सेंट्रियोल क्या होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये जो है ये दो आंखों के जैसा, ये हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है, और ये जो है जिसके अंदर सेंट्रियोल है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है? सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल के लिए जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है? जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे, सेल डिवीजन में आपको एक दिखेगा स्पिंडल फाइबर का जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के लिए सेंट्रोसोम को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज किए जाते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? एमओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज किए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर है? स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक और चीज देखते हैं, साइटोस्केलेटल सिस्टम। देखिए आपको अभी जब कल पढ़ाया था, जब कल पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का जिक्र आया था, राइट? वो साइटोस्केलेटल सिस्टम का ही एक पार्ट है। अभी साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल, स्केलेटल मतलब हड्डी, स्केलेटल मतलब क्या होता है? हड्डी। तो सेल की हड्डी को हम लोग साइटोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सीधा सा भाषा में ये समझो, साइटोस्केलेटल सिस्टम जो होता है प्रोटीन फिलामेंट का बना होता है, जो कि सेल को शेप देने में, सेल को मूवमेंट कराने में और सेल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेल को किस टाइप का सपोर्ट? सेल को सपोर्ट मिलता है कि उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। साइटोस्केलेटल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफ भी लगाई है ताकि आप समझ सको। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ये होता है, कुछ ऐसा दिखता है। इसके बारे में इन डेप्थ कल की क्लास में रखा है। कल की क्लास साइटोस्केलेटल सिस्टम की ही है। ये माइक्रोफिलामेंट जिसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसके हमारे जो हमने कल पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट का जिक्र कहाँ पे? जब हम कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, राइट? सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, राइट?
कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो ये तीनों जो है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, माइक्रो फिलामेंट हो गया जिसको कि हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये तीनों चीज किसके पार्ट है? ये तीनों चीज आते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम में। साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या है? साइटोस्केलेटल सिस्टम ये एक ऐसा स्केलेटल सिस्टम है जो कि सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है, राइट? सेल्स की हड्डी, सीधा सा भाषा में अगर बोले तो। ये किस चीज से बना होता है? प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है, जो किस चीज के, किस काम के हैं सेल के लिए? तो ये सेल को शेप देते हैं, सेल की मूवमेंट कराते हैं और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये थी आज की पूरी क्लास। अब एक क्विक समरी देखते हैं तीनों दिन के लेक्चर्स का। ये देखो, आपके लिए टेबल फॉर्मेट में लाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए चीज़ें। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये सेल को एक्सट्रीम डैमेज से, एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप देता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ ही सब्सटेंसेस को जो है इंटर और एग्जिट करने के लिए अलाउ करता है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्लांट सेल में ये जस्ट इनसाइड द सेल वॉल के जस्ट बाजू में ये इनसाइड होता है, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल। ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ये जो है प्लांट को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये फिक्स्ड शेप मेंटेन करता है सेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल का। ये सब इसलिए आपको ये टेबल दिया गया है सो दैट आप एक क्विक रिविजन कर सको। ये पूरा लेक्चर देखने से बेटर है आप ये टेबल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। ये फ्रीली परमिएबल होता है, ये हर चीज को अंदर जाने देता है, बाहर आने देता है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये जेली लाइक सेमी फ्लूइड मिक्सचर है, मैट्रिक्स है, जो कि मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन का साइट होता है। ये सारे ऑर्गेनल्स को भी रखता है ऑर्गेनाइज करके। ये 70 से 90% सेल का जो वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, मेमोराइज कर लीजिएगा। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने कल पढ़ा था। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये बेसिकली सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का और लिपिड का। ये डिटॉक्सिफिकेशन और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करता है। इसके दो पॉइंट्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम, इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है और इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज लैक्स ऑफ राइबोसोम। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि हमने आज पढ़ा, गोल्गी अपैरेटस। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, देखा आपने, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोटीन को सीक्रेट्स करके प्रोटीन और लिपिड को उसकी जगह पे भेज देता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाने में भी हेल्प करता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर भी कहा जाता है सेल का। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अब आते हैं लाइसोसोम को। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेनली एनिमल में पाया जाता है, कुछ ही प्लांट्स में अवेलेबल होता है। ऐसा बिल्कुल मत लिखना कि ये प्लांट में एब्सेंट होता है, जैसे हमने लिखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो जो है एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, सॉरी एनिमल सेल के अंदर, लेकिन जो लाइसोसोम है ये प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल एब्सेंट नहीं होता है। ये कुछ प्लांट में भी पाया जाता है, मेनली एनिमल सेल का पार्ट है। इसका काम क्या है? इसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना ऑर्गेनल्स को, फूड पार्टिकल्स को और हार्मफुल सब्सटेंसेस को। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, रेगुलेट करता है सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को और स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी और सेल डिवीजन को। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने आज जो पढ़ा है पेरोक्सिसोम। ये भी आ गया। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लांट और एनिमल दोनों में फाउंड किया जाता है। इन्वॉल्व होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस और ब्रेक डाउन करता है H2O2 को।
ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पेरोक्सिसोम का, ये कंटेन करता है कैटालेज एंजाइम विच कन्वर्ट H2O2 इनटू H2O प्लस O2, यानी कि H2O2 को कौन तोड़ता है, कैटालेज एंजाइम तोड़ता है। ये कहाँ पे बनता है, पेरोक्सिसोम में बनता है। क्लियर। इसीलिए जब आपको पेरोक्सिसोम बताया गया था तो आपको बताया गया था कि ये टॉक्सिक प्रोडक्ट जैसे ROS या फिर H2O2 को जो है वो डिग्रेड करने का काम करता है। तो डिग्रेड कैसे करता है, कैटालेज एंजाइम के थ्रू इनको तोड़ देता है वाटर और ऑक्सीजन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर H2O2 को। ठीक है। अब आइए राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है जहाँ पे कि बेसिकली हमारा mRNA से की हेल्प से जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है। मेड होता है ये राइबोसोम rRNA और प्रोटीन्स का कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। वैक्यूल जो कि रह गया था वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। स्टोरेज करता है वाटर, आयन, फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट का। मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। प्लांट टर्जिडिटी जो है वो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आपको प्लांट बायोलॉजी में। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, जब आप ऑस्मोसिस पढ़ोगे ना तो वहाँ पे देखोगे प्लांट टर्जिड यानी कि स्वेल हो जाता है। और जब प्लांट स्वेल होता है तो प्लांट के ब्लास्ट होने के, उस सेल के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर सेल को ब्लास्ट होने से बचाता कौन है, हमारा सेल वॉल। तो जो सेल की टर्जिडिटी मेंटेन होती है वो उसकी वजह से भी होती है। ठीक है। अब आते हैं इस पे वैक्यूल के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है। स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब आया साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये शेप प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। ठीक है। अब आते हैं सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम पे। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। ये याद रखना है आपको कि कौन सा प्लांट में होता है, कौन सा एनिमल में होता है। ये स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज करता है सेल डिवीजन के टाइम पे और सेल डिवीजन की प्रोसेस में हेल्प करता है। क्लियर है। ये तीनों स्लाइड्स आपके लिए ही रखे गए हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ा क्या क्या। सेल ऑर्गेनेल सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखिए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड में कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो आपका वैक्यूल है, लाइसोसोम है, गोल्जी एपार्टस है और ER है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में हमारा न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड्स हो गए। ठीक है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में हमारा राइबोसोम, साइटोस्केलेटल और सेंट्रियोल। सम ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाइल अदर आर मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड ये तीनों जो है इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये पहले याद रखना है। जिनमें मेम्ब्रेन होता है उसमें आ गया वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपार्टस और ER, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये था आज का पूरा क्लास। अब बताइए आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। ये आपका पूरा क्लास था। आज हमने सारी बाकी के इम्पोर्टेंट जो भी सेल ऑर्गेनेल थे उनको कंप्लीट किया और उनके फंक्शंस को डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेल बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और सबसे पहले तो कल जो है हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1। ठीक है। कल हम लोग साइटोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।